संदेश झूठ से हटके। मैं सबसे पहले बिना किसी भूमिका के पाशा साहब आपके पास आना चाहता हूं और ये पूरा खेल समझना चाहता हूं, क्योंकि ये खेल अगर हमें कोई समझा सकता है, कोई एक्सपर्ट समझा सकता है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए जो खबरों में और विश्लेषण में रुचि रखते हैं, वो कहते हैं कि आफ्ताब कमाल पाशा साहब ही समझा सकते हैं ये सब क्या है। जी शुक्रिया जी। मैं ये कहने जा रहा था कि आज 5वां दिन है ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई छिड़ी है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ये मान के चल रहे थे कि ये बमबारी जो उन्होंने 200 फाइटर जेट से लगातार करते आ रहे हैं, तो उसके तहत जो है ईरान तहस नहस हो जाएगा और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और मिसाइल्स और दूसरे जो मिलिट्री प्रोडक्शन के अड्डे हैं उनको भी निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा बोल के। हालांकि काफी नुकसान हुआ है ईरान का, लेकिन जिस अंदाजे से इजराइल के प्रधानमंत्री या इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, वो उतने बड़े पैमाने पे तबाही नहीं मची है मेरे इंफॉर्मेशन से। देखिए, मेरा मानना है कि इजराइल जो है सिर्फ अपने आप ये काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है अमेरिका का और बर्तानिया, फ्रांस, ये सब पूरे पश्चिमी देश जुड़े हुए हैं इजराइल के पीछे। और मैं सिर्फ अमेरिका की खास बात करना चाहता हूं, क्योंकि वहाँ जो डीप स्टेट कहला जाता है, जो CIA है और नियोकॉन्स हैं, जो यकीन करते हैं कि 21वीं सदी जो है अमेरिका का दबदबा रहना चाहिए, हेजेमनी रहना चाहिए, उसका अंपायर बने रहना चाहिए। और उसके अलावा वॉल स्ट्रीट के और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ये सब मेरे ख्याल से इस नजरिए से देख रहे हैं कि ईरान सबसे बड़ा खतरा है इजराइल के लिए और शायद इस क्षेत्र में भी काफी कुछ हलचल मचा सकता है अपने साथियों के साथ मिलकर। तो चूंकि ये डीप स्टेट बाइडेन के दौरान रशिया को कमजोर नहीं कर सके यूक्रेन की जंग से, और वो फंस गए हैं वहां, क्योंकि रशिया ने बता दिया कि उनकी ताकत क्या है, फौजी ताकत, और सैंक्शंस के बावजूद वो घुटने नहीं टेके हैं। तो अब एक नया रास्ता इजराइल के जरिए ढूंढे हैं, जिससे सिर्फ ईरान को कमजोर नहीं करना चाहते न्यूक्लियर इशू को लेके, बल्कि ईरान का तख्ता पलट के, आयतुल्ला की हुकूमत का तख्ता पलट के, जैसा उन्होंने सीरिया में किया बशर अल असद को हटा के, तो ईरान में भी यही करना चाहते हैं और उनका मेन टारगेट है चीन। तो अब चूंकि इजराइल ने ये शुरू कर दिया है, अब ईरान पे जो है जो उम्मीद थी उनकी वो हासिल नहीं हुई। अब अमेरिका को इसमें इंटरव्यून करने के लिए बार बार आग्रह कर रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को G7 मीटिंग कनाडा से छोड़ के फौरन वाशिंगटन वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव जो है ये जूइश लॉबी का और डीप स्टेट का, जिसमें नियोकॉन्स हैं और उनके पूरे सलाहकार हैं, वो लगातार उन पे दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी तरह आप इजराइल को वो बम दीजिए और आप भी जो है ईरान पे इस हमले में शामिल हो जाइए, तभी जो है ईरान का रेजिम चेंज, तख्ता पलटना कामयाब होगा बोल के मेरे ख्याल से वो उस स्तरीय बैठक में फैसला शायद ले लिए हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही इस जंग में एक दो रीजन से जुड़ गया है। एक तो जो हवाई जहाज इजराइल के बमबारी करके लौट रहे हैं, उसको ईंधन फराहम कर रहा है अपने मिड एयर रिफ्यूलिंग से सीरिया और इराक के एयर स्पेस में। दूसरी बात यह है कि अपने पैट्रियट मिसाइल्स और जो भी एयर डिफेंस है अमेरिका के, उससे और उर्दून के मदद से जो है ईरान के मिसाइल मार गिरा रहे हैं।
जो बच के आयरन डोम और डेविड स्लिंग और पैट्रियट से जो नुकसान पहुंचाए हैं वो काफी गंभीर है और इजरायली जो है परेशान है और इजरायली हुकूमत भी परेशान है कि इतने बड़े पैमाने पे ईरान उनके की इंस्टॉलेशंस जो बहुत अहम है, जैसा मोसाद का आप जिक्र कर रहे थे, हाइफा की रिफाइनरी है, डिमोना रिएक्टर के पास है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री और इकोनॉमी मिनिस्ट्री और दो गैस के प्लेटफॉर्म मेडिटेरेनियन सी में और एक बड़ा हवाई अड्डा और बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी उन्होंने निशाना बनाया है। कई तस्वीरें आ रहे हैं, वायरल हो गए हैं कि लाल के सिविलियन प्लेन्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो सिविलियंस के बीच में जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री और इकोनॉमी मिनिस्ट्री और मोसाद के अड्डे थे और इनको निशाना बनाने से जो है कुछ सिविलियन की भी मौत हुई है ईरान में। हालांकि ईरान में जो इजरायली की बमबारी से कहीं ज्यादा उनके लोग मारे गए हैं तेहरान में और दूसरे शहरों। तो ये जो है ईरान इजराइल अब फंस गया है कि क्या करे। अपने आप तो वो पूरा ईरान को तहस नहस नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका एक आखिरी चांस, जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो हम ईरान को देंगे कि आप सुलह कर लीजिए और हमारे साथ अग्रीमेंट कर लीजिए बोल के ये एक और प्रयास करने का मौका दे रहे हैं, वरना हम भी उसमें शायद शामिल होते हैं बोल के। ये एक और खबर आई है इस बीच में, कंफर्म है या नहीं मैं इससे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि 6.2 का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस में और लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद न्यूक्लियर टेस्ट ईरान की तरफ से हुआ होंगे। कुछ मिनटों पहले ये खबर आई। तो अगर ये बात सच है तो ईरान जो अपनी पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे थे कि ईरान को एनपीटी से निकलना है बोल के, तो अगर वो खुफिया तौर पे इस निर्णय पे अड़े हैं कि एनपीटी से निकलना है, तो अगर निर्णय लिए हैं, इंटीमेशन दिए हैं, तो ये बात जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सच होती है, जैसा हमने 1974 में पीएनई पोखरान में किया था। तो असल बात यह है कि अब जो है चीन भी अपना रवैया खुल के बयान कर रहा है और रूस भी इसमें शामिल हो रहा है और खाड़ी के देशों भी जो है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से बार-बार इसरार कर रहे हैं कि सीज फायर की तरफ बढ़ना है बोल के, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा है। अगर अमेरिका शामिल होता है इस जंग में, तो ईरान, जैसा कि उसने बताया है, जवाबी हमले में अमेरिका के अड्डे जो 10 या 12 हैं इन पूरे खाड़ी के देशों में, वो निशाने पे होंगे। और अगर ईरान के मिसाइल्स प्रिसिशन हैं, एक्यूरेट हैं, तो जो वहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वो सिर्फ अमेरिकन सर्विसमैन की जान खतरे में नहीं है, लेकिन जो ये एयर बेसेस को लिंक करते हैं, ऑयल पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे सिविलियंस को भी काफी कोलैटरल डैमेज होता है। जैसा कि कतार के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ईरान जवाबी हमला करता है उदैत पे, जो सबसे बड़ा सेंट्रल कमांड का अड्डा है, तो कतार में 2-3 दिन के बाद पीने के लिए पानी मुहैया नहीं होगा। तो इस खतर शदीद हमला होगा कि कतार और कुवैत, ये सभी देश खाड़ी के, इनके पास पानी नहीं है, वो समंदर का पानी डिसैलिनेशन प्लांट से कन्वर्ट करके पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो काफी भयानक होगा। तेल के दामों में बढ़ोतरी भी होगी और पूरी इकोनॉमी को भी, इस क्षेत्र के या पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में भी काफी असर होगा। तो पुतिन और चीन और डोनाल्ड ट्रंप कुछ प्रयास कर रहे हैं, देखना होगा कि आगे क्या बात पड़ती है। क्या ईरान इन दोनों देशों के भी दबाव में या अमेरिका के दबाव में घुटने टेकता है, एग्रीमेंट करता है, अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट दे देता है, क्या है बोल के अभी बातचीत चल रही है। जी जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो सूचना दी है वो बहुत बड़ी सूचना है कि
न्यूक्लियर का उसने टेस्ट कर लिया, परीक्षण कर लिया, ये संभावना भी है तो भी बड़ी बात है। जो धमाका हुआ, हालांकि अपुष्ट है खबर, आपने खुद कहा, लेकिन अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो, और पहले भी खबरें आ रही थी कि वो परमाणु संपन्न देश है ईरान, और वो बना चुका है निश्चित तौर पर। अब वो टीटी से बाहर होना चाहता है। टीटी में तो इजराइल भी नहीं है, टीटी में तो सर इजराइल भी नहीं है, तो इजराइल टीटी में नहीं है, इसलिए इजराइल आजाद है। भाई ये तो दोहरा मापदंड है ना दुनिया में। एक देश जो है वो कहेगा कि नहीं, मैं तो बिगड़ैल की तरह घूमूंगा, मैं तो छुट्टे सांड की तरह घूमूंगा, मेरा जिसको मन आएगा उसको सींग मारूंगा। और वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। वही हो रहा है। और सर लेकिन एक देखिए, चीज और मैं, एक देश के बाद दूसरा देश हमला का शिकार हो गया। पहले गाजा बताए, उसके बाद लेबनान बताए, उसके बाद सीरिया बताए, बाद में यमन बताए, अब ये पांचवा देश हो गया ईरान। तो जो इजराइल का डेथ और डिस्ट्रक्शन मशीन जो है, एक के बाद तबाह और बर्बादी पूरे इलाके में फैला के जो है भारत के करीब आ रहा है ये आग और शोले, और हमारे पे भी काफी गंभीर इसके नतायज होंगे। जी जी बिल्कुल, हम भी इससे बच नहीं सकते हैं। पूरा एशिया क्या, पूरी दुनिया में बचना मुश्किल हो जाएगा। एक अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख है, नाम है तुलसी गबार्ड। उन्होंने सीनेट की बैठक में कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, मगर उन्हीं की सरकार परमाणु बम की रट लगाती रही और नेतन्याहू के झूठ को सही ठहराने में लगी रही। क्या ये तो अब क्लियर होता जा रहा है कि ईरान में भी इराक दोहराना चाहता है इजराइल और अमेरिका मिलकर। लेकिन ईरान की ताकत बहुत अलग तरह की है। एक तो होती है ताकत जो उसकी शराफत की ताकत होती है, दूसरा होता है कि उसकी तालीम की ताकत होती है, तीसरा होता है उसके पास अपने मजहब की ताकत होती है, चौथा होता है उसके पास बाकी सब तालीम वगैरह, मजहब वगैरह, सबके साथ में वो अपने दुश्मनों से भी लड़ना जानता है। पर अमेरिका डायरेक्ट अगर आता है तो ईरान निश्चित तौर पर एक कमजोर देश साबित हो सकता है। और सीनेट में जो बात कही उनकी खुफिया विभाग के प्रमुख ने, उसकी बात को नहीं मानी। तो ये चाहते क्या हैं? अगर मान लीजिए आज की रात जैसा उन्होंने तेहरान को खाली करने की धमकी दी है, तो आज की रात कुछ बड़ा होता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? चीन और रूस और दुनिया दो खेमे में। और जी जी जी, तो जो आपने बहुत अहम बात कही। देखिए, ईरान के खिलाफ 1979 से लगातार साजिश हो रही है तख्ता पलटने की, चाहे कार्टर हो या रीगन हो या क्लिंटन हो या दोनों बाप बेटा बुश हो या ओबामा भी हो और उसके बाद बाइडेन भी हो। लगातार मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, उन्होंने ईरान के अंदर मुदाखलत करके हर मुमकिन कोशिश की, इजराइल के साथ भी मिलके। तो ईरान का रेवोल्यूशन जो है इस बेसिस पे पूरे ईरानियों को मुत्तहिद किया। आप जो भी मिसाल दिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, साइंटिफिक वगैरह सब, तो इसी बेसिस पे जो है अब वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अपने दुश्मनों का, जैसा कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को दिया 8 साल। तो ये जो अमेरिका और उनके पिट्टू हैं, वो समझ रहे हैं कि जो है ईरान सैंक्शंस डालने से, ईरान पे दबाव डालने से और उनके साइंटिस्ट को मारने से और मिलिट्री कमांडर्स को मारने से जो कमजोर हो गया है, और ईरान टूट चुका है क्योंकि हिजबुल्लाह को खत्म कर दिए, हमास को खत्म कर दिए, हूतियों को खत्म कर दिए, बशार अल असद को हटा दिए। तो ये इनकी गलत फहमी है। जैसा ये समझते आ रहे हैं अभी तक कि रूस को हरा दिया ये यूक्रेन में, लाखों के रूसी सिपाही मारे गए, उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और चंद महीनों में जो है यूक्रेन जीत जाएगा और रूस हार जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
ये गलतफहमी पूरे नेटो देशों में फैला रहे हैं। इसी तरह ईरान के बारे में भी यही इनकी गलत सोच है और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये। अब पता चल गया है कि यहूदियों को भी इज़राइल में कि ईरान की क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। अभी मेरे ख्याल से ईरान के पास जो सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, हाइपरसोनिक और दूसरे, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। अगर वो करते हैं आगे इज़राइल के खिलाफ, आप देखते जाइए, मोसाद जो इतना बड़ा नाम है पूरे दुनिया में, वो हलचल मचाते हैं। ईरान में भी इतने भयानक काम किए उनके साइंटिस्ट को, मिलिट्री कमांडर्स को, ड्रोन का अड्डा भी बना दिए थे ईरानियों के साथ, यहूदियों के साथ और जो भी उनके साथ शामिल हैं। चुन चुन के जो है अब इस्लामिक रेजिम के पुलिस और मिलिट्री इनको आइडेंटिफाई करके जो करना है न्याय के अंदर वो कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी की वजह से जो है इज़राइल ईरान पे हमला किया और यही गलतफहमी से अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो उसको भी काफी भयानक नुकसान उठाना होगा और उसके साथियों को भी, जो भी सऊदी अरब, बहरीन, ये सब कहते हैं कि ईरान जो है सांप की मुंडी है, इस मुंडी को खत्म करना है। विकीलीक्स में इन्होंने साफ कहा था। हालांकि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ईरान और सऊदी अरब के बीच में चीन के मध्यस्थता से करे हैं, लेकिन अमेरिका बार बार इनको डराता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, वो मिलिट्री ताकत बन के उभरा है वगैरह बोल के। तो ये जो गलतफहमी से जो उन्होंने पहले सद्दाम को उकसाया, तो ईरान मुंह तोड़ जवाब दिए, 8 साल लड़ते रहे और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जमाए रखे और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सेल्फ रिलायंस से जो है वो अपने आप को दिफा करना है। तो अब चूंकि वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लिए हैं, उनके साथ रूस और चीन भी हैं ताकतवर देश, अब उनको यकीन हो गया कि ये जो है अगर हम ताकतवर नहीं होते तो जैसा वो गद्दाफी के साथ किए, बशर अल असद और दूसरे लीडर्स के साथ किए, वही होगा। देखिए बशर अल असद भी जो है रशिया के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आके अपने केमिकल वेपन्स हैंड ओवर कर दिया और उससे वो कमजोर हो गया और उसका तख्ता पलटने में आसान हो गया। अगर ईरान समझौता करता है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज करता है, तो ये ईरान की तबाही की शुरुआत है। उसके बाद लगातार दबाव ईरान के ऊपर डालेंगे ये इजराइल और अमेरिका और वेस्ट मिलके। ट्रंप पहले ही कह चुका है कि अगर एग्रीमेंट होता है, इसका कोई भी उल्लंघन होता है, तो हम बाकायदा डायरेक्ट हमला करेंगे, चाहे वो अराक हेवी वाटर प्लांट हो और जो भी उनके न्यूक्लियर अड्डे हैं और दूसरे सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स को भी अड्डे को भी हम खुलेआम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के बगैर भी जैसा हमने किया इराक पे वैसा ही करेंगे बोल के। तो अगर ईरान रशिया या चीन के दबाव में या अमेरिका के दबाव में आके ये एग्रीमेंट साइन करता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम दे देता है, तो इसके काफी गंभीर नतीजे होंगे और रजीम चेंज एजेंडा जो अमेरिका चाहता है, जो इजराइल चाहता है, वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा और उसके पास क्षमता है और उनको भरोसा है अपने मजहब पे और उनके खुदा पे कि वो अल्टीमेटली जो है उनकी फतह होगी, जीत होगी। और जिस तरीके से वो 79 से बरकरार हैं, चाहे हजार सौ कॉन्स्पिरेसीज उनके साथ किए, लेकिन फिर भी जो है वो अड़े रहे हैं, क्योंकि वो विक्टिम है। वो अमेरिका, इजराइल और वेस्ट के विक्टिम है। उन्होंने किसी के पे हमला नहीं किया, किसी अमेरिका की तरह उन्होंने किसी का तख्ता नहीं पलटा और किसी के जबरदस्ती से इलाके में कब्जा नहीं किया। तो ईरान का जुर्म क्या है? सिर्फ ये कि अपने साथियों को वो सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हिजबुल्ला हो या हुती हो या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स हो या हमास हो या जो भी लोग अप्रेस्ड हैं, जो विक्टिम्स हैं, जैसा फलस्तीनी है, उनके हक की बात कर रहा है, ना हक की कहीं बात ईरान नहीं कर रहा है। तो लोगों का जो ग्लोबल साउथ में सपोर्ट है
वो धीरे धीरे ईरान की तरफ रुख कर रहा है और ईरान विक्टिम है बोल के सहानुभूति पूरे दुनिया में फैल रही है। और ये इजराइल क्या है बोल के पता चल गया कि गाजा से, लेबनान से, यमन से, सीरिया से अब ईरान का नंबर आ गया है। वो अमेरिका का पिट्ठू है। अमेरिका भी यही चाहता है, अस्थिरता और रूस और चीन के खिलाफ और अपना दबदबा, अपना एम्पायर बरकरार रखना चाहते हैं। चाहे हजारों के, लाखों के लोग इन देशों में हताहत हो, बमबारी हो, बर्बादी हो, उनको कोई इसकी परवाह नहीं है। डेथ और डिस्ट्रक्शन की जो ट्रेन गाजा से निकली है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद को सर्वनाश करके आगे बढ़ती जाएगी और इसके जो है काफी गंभीर परिणाम होंगे। ईरानियन को अच्छी तरह पता है कि वो डट के मुकाबला करना है और उनके साथ रूस भी, चीन है। अगर ईरान जाता है तो दूसरा नंबर जो है रूस का और चीन का भी होगा और खतरा बढ़ेगा पूरी दुनिया के लिए। जी जी, और इसलिए लगता नहीं है कि दबाव डालेंगे रूस और चीन के समझौते के लिए। बात होगी तो बराबर की होगी। और ईरान का साफ साफ कहना है कि पहले आपने युद्ध किया, आपने अटैक किया, आप बंद कर दीजिए अटैक, हम बंद कर देंगे अटैक। भाई अगर हमने किया होता तो हम पहले बंद करते, आपने किया है तो आप पहले बंद कर दीजिए। तो सीज फायर के लिए वो मना तो नहीं कर रहा है और उसकी बात जायज है, वो मना नहीं कर रहा है। जी, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो सीज फायर में इंटरेस्टेड नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। और उनके नजरों में परमानेंट सोल्यूशन यही है कि पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम आप हमारे हवाले कर दो और हमारे सामने घुटने टेक दो, हम जो मर्जी करना चाहें, जैसा सीरिया में उन्होंने किया, लिबिया में उन्होंने किया और दूसरे मुल्कों में भी उन्होंने किया, उसी तरह ये चाहते हैं, जो कि ईरान करने वाला नहीं है मेरी नजरों में। जी, तो ये काम उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मेजर नाटो अलाय है। वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करके भारत पे दबाव डालना चाहते हैं और पाकिस्तान को महान देश बोल के उसको रिहेबिलिटेट करके दोबारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पुरानी नीति थी कोल्ड वॉर में, पुरानी नीति जो कोल्ड वॉर में थी, अयूब खान को और याहिया खान को और जियाउल हक को सपोर्ट करके, वही अब अपना रहे हैं क्योंकि वो बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजी थी। अब हमारे लीडर डर गए, हमारे जिगरी दोस्त बोल के जो हमारे प्रधानमंत्री जो गले मिल रहे थे जबरदस्ती, अब उनके गले पे फंदा पड़ गया है। वो अब निकलना नहीं चाहते, चाहे वो अदानी का प्रॉब्लम हो या खालिस्तान का प्रॉब्लम हो या कांग्रेशनल रिपोर्ट जो सलाह दी है कि सैंक्शंस थोपो इंडिया के ऊपर। और सैंक्शंस ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, एक दो नहीं, कई भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस डाले हैं जो उनके मुताबिक ईरान से, रूस से और दूसरे देशों से जो सैंक्शंस परिस्थिति है उस पे भारत की कंपनियां काम कर रही हैं। भारत को उभरने से जो है अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। पेट उनको पसंद नहीं कि भारत एक महान शक्ति बन के उभरे, जैसा अब चीन के साथ वो निपटना चाहते हैं। तो पहले से ही जो है उसके भारत के दुम काटना चाहते हैं, इनडायरेक्टली ट्रेड वॉर की तरह, बाद में पाकिस्तान की तरह और दूसरे तरीके से खाड़ी में भी जंग करवा के भारत का तेल और गैस और भारतीय जो है वहाँ ट्रेड सबको नुकसान करना का भी उनकी साजिश है इस खाड़ी के युद्ध से। हालांकि ईरान, ये इजराइल हमारा दोस्त बन के अपीयर होता है, लेकिन वो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। ये कभी भी छुरा भोग सकते हैं। जिस तरीके से आग फैल रही है खाड़ी में, वेस्ट एशिया में, तो हमारे वहाँ बहुत गहरे रिश्ते हैं। वहाँ 60-65% से जो है तेल गैस आता है। हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं, जिससे 50-60 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज आता है। उसके बाद $200 बिलियन का ट्रेड होता है और बहुत सारे देखिए इंडिया से कम 50 फ्लाइट्स दिन में खाड़ी के देशों में आते जाते हैं। 50 फ्लाइट्स, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ब्रिज इंडिया से खाड़ी की तरफ है, जो हजारों के लोग दिन रात आते जाते रहे। तो इन सब को काफी गंभीर खतरा है। अगर वहाँ रेडिएशन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर पे अमेरिका बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स यूज कर सकता है, तो रेडिएशन सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहेगा। तो जैसा चेरनोबिल में हुआ तो फैलेगा वो।
या बुशहर में हमला अगर हुआ तो वहां से भी खाड़ी के देशों में जो पानी पीते हैं समंदर का वहां भी फैलेगा और इसके काफी गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप को ये सब पता है, इसीलिए उन्होंने जब G7 से लौट रहे थे अमेरिका को, वो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, ये तुलसी गाबार्ड का स्टेटमेंट सेनेट में जो आपने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि वो हम मानते नहीं बोल के उनके नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को ही टुकरा दिया। देखिए कितना दबाव डोनाल्ड ट्रंप के पास है कि अपने ही सलाहकार को जो है वो निकम्मा बता रहे हैं पूरी दुनिया के सामने।